उत्तर प्रदेश की जलवायु, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमेट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्लाइमेट। देखो, अगर आप उत्तर प्रदेश की जलवायु को कंप्लीट करना है, आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु को अगर आपको पढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु से पहले आपको जो है ना भारत की जलवायु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है नहीं, कि भारत की जलवायु कैसी है, भारत में मानसून प्रवेश कहाँ से करता है, कहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है नहीं। तो जब आप भारत की जलवायु के बारे में परिचित हो जाओगे ना कि भारत में सबसे ज़्यादा जलवायु कहाँ, मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, सबसे कम वर्षा कहाँ से होती है, मानसून सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है, सबसे बाद में कहाँ पे पहुँचता है नहीं, कहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है, रेड शैडो एरिया कौन सा बन जाता है, विदर्भ क्या होता है, महाराष्ट्र क्या होता है नहीं। जब इंडियन जलवायु के बारे में पता चल जाएगा ना, तो अपने आप ही आपको उत्तर प्रदेश की जलवायु समझ में आ जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जलवायु मुश्किल से मुश्किल आपका 20 से 25 मिनट में क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को पढ़ाने के मारो, 20 से 25 मिनट की जलवायु को समझाने के मारो ना, आपको थोड़ा सा इंडियन जलवायु के बारे में बताना पड़ेगा, आपको भारत की जलवायु के बारे में बताना पड़ेगा। अब एक चीज़ और है कि जलवायु को पहले क्यों पढ़ाना है। तो जलवायु को पहले इसलिए पढ़ाना है क्योंकि अगर आप जलवायु को कंप्लीट करोगे ना, तो जैसे ही आपको जलवायु आप पढ़ लोगे ना, तो आपको उत्तर प्रदेश की जो है ना नदियों से परिचित हो जाओगे। आप किससे परिचित हो जाओगे? नदियों से परिचित हो जाओगे। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश भारत का मानसून है, भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करा, किन पहाड़ियों से टकराया और वर्षा हुई, फिर वर्षा होने की वजह से फिर नदियों में जल आया, तो फिर नदियाँ चली, है नहीं। अब जैसे ही आप नदियों को समझ लोगे ना, तो जैसी नदियाँ कंप्लीट होंगी तो नदियाँ से यहाँ आपको मृदा समझ में आ जाएगी, क्योंकि जहाँ नदियाँ बहती हैं ना, जहाँ पे पानी प्रवाहित होता है, वहाँ की जलवायु बेटर होती है। वहाँ पे आपका जो है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि आपका 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर वगैरह, है नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब आपका जलवायु कंप्लीट होगा तो फिर उससे आगे नदियाँ अच्छे से समझ में आएंगी। जब नदियाँ आप पढ़ लोगे तो फिर आपको मृदा बहुत अच्छे से समझ में आएगी। जब आप मृदा कंप्लीट कर लोगे ना, तो फिर आपको कृषि बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। कृषि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, क्योंकि कृषि किस पे डिपेंड होती है? कृषि जो है वो मृदा पे ही तो डिपेंड होती है, ठीक है। और मृदा किस पे डिपेंड होगी? नदियों पे, नदियों के प्रभावित क्षेत्रों से डिपेंड होगी। और नदियाँ किस पे डिपेंड होगी? जलवायु पे डिपेंड होगी। मोस्टली अगर देखा जाए तो नदियाँ भी, मृदा भी और कृषि भी सब किस पे डिपेंड होंगी? जलवायु पे डिपेंड होंगी, है नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ानी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पढ़ाने से पहले मैं आपको भारत की जलवायु के बारे में बता दूं, है नहीं। देखो, ध्यान दो आपसे, देखो यहाँ पे 2 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको वर्ड याद रखना है जलवायु, और एक वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मानसून। एक वर्ड आपको ध्यान रखना है मानसून और एक वर्ड आपको ध्यान रखना है जलवायु। अंतर क्या है दोनों में? जलवायु में और मानसून में अंतर क्या है बताओ? जलवायु में मानसून में अंतर क्या होता है? कोई बताएगा? देखो, मैं आपसे बता दूं मानसून में और जलवायु में अंतर क्या है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है। अंतर ये है कि अगर आपसे कहे कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मानसून शब्द के बारे में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का क्या है? ये शब्द है। और जिसकी उत्पत्ति जो है ना अरबी भाषा के मौसमी से हुई है। किससे हुई है? मौसमी से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? अगर आपसे कहे मानसून का अर्थ क्या होता है, तो मानसून का अर्थ होता है कि आपका जो है समय अनुसार या ऋतु के आधार पर जो है पवनों का बदल जाना। कैसे होता है? ऋतु के आधार पर पवनों का बदल जाना। जैसे मान लो ग्रीष्म ऋतु आएगी तो पवन बदल जाएंगी, उसके अलावा वर्षा ऋतु आएगी तो पवन बदल जाएगी, उसके अलावा आपका शीत ऋतु आएगी तो पवन बदल जाएगी। तो मानसून क्या होता है? तो मानसून आपको ध्यान रखना, मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द होता है। और मानसून का जो अर्थ होता है वो होता है ऋतु के अनुसार। ऋतु के अनुसार, ऋतु के अनुसार जो है पवनों का बदलना, पवनों का बदलना, पवनों का बदलना, ये आपका मानसून होता है नहीं। लेकिन अगर आपसे कहे कोई जलवायु क्या है, जलवायु में और मानसून में आपको फर्क देखना है क्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो जलवायु की पढ़ा तो रहे जलवायु, लेकिन जलवायु के अंदर पढ़ाना होता है मानसून।
पढ़ाना क्या होता है, मानसून होता है। अब जलवायु क्या होती है और मानसून क्या होता है, तो मानसून तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऋतु के आधार पर पवनों का जो है बदलना, या दिन प्रतिदिन की स्थिति के हिसाब से जो है मौसम का बदल जाना। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन के हिसाब से जो है बदल जाना, मौसम का बदल जाना, पवनों का बदल जाना। जैसे मान लो अभी आप आ रहे हो पढ़ने, तो काफ़ी अच्छी खासी गर्मी भी देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जब आप यहाँ से जाओ तो अचानक से जो है बादल उठ जा, बादल आ जाए और वर्षा हो जा। तो ये आपका जो है वो मौसम होता है, जो आपका एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में जो है, या 6-6 महीने के हिसाब से जो है वो चेंज होता रहता है। इसको मानसून बोला जाता है। अब जलवायु की अगर हम बात करें कि जलवायु क्या है, तो जलवायु में आपको ध्यान रखना है कि जहाँ मौसम 20 से 30 वर्षों में बदलता है, 20 से 30 वर्षों में बदलना है, मतलब 20 से 30 वर्षों तक एक सा जो है वो मानसून अगर रहेगा। जैसे हमारे यहाँ देख लो, इंडिया में देख लो, इंडिया में देख लो, जब से हमने जन्म लिया और अब तक आप देख लो कि आपका यही सिस्टम रहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका ठंड होती है अच्छी खासी, उसके बाद में अप्रैल और मई, जून, जुलाई में आके बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। उसके अलावा जुलाई में जाके, अगस्त में जाके, सितंबर में जाके बहुत अच्छी खासी बरसात होती है। तो ये चीज़ हम बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, जब से हमारा जन्म हुआ अब तक बहुत टाइम से देख रहे हैं। पहले भी जो हमारे पूर्वज हैं वो भी बताते हैं कि यही सिस्टम रहा है नहीं। तो अगर कहीं का मानसून, जैसे हमारे यहाँ का मानसून है जो ये नियम से चल रहा है कि गर्मी, बरसात, जाड़े, तो इसको कितने साल हो गए, लगभग 30 से 40 साल हो गया होगा ना ऐसी। तो 30 से 40 साल तक कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला है नहीं। तो अब जब इस मानसून को हमारे यहाँ पे 30 से 40 साल तक कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला है, 30 से 40 साल तक बिल्कुल सेम ही है, तो इसको कहते हैं क्या, जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु। जब मौसम मतलब 30 से 40 साल तक सेम कंडीशन बनी रहे तो उसको जलवायु कहते हैं। और मानसून क्या होता है, तो मानसून आपका जो है दिन प्रतिदिन के हिसाब से, 2 दिन या 4 दिन के हिसाब से, या 6 महीने के हिसाब से जो चेंज होता रहता है उसको क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। और जो 30 या 40 साल में जाके चेंज होता है या 30 या 40 साल तक सेम रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको जलवायु कहते हैं। तो जलवायु में और मानसून में आपको अंतर तो समझ में आ गया होगा कि क्या होती है जलवायु, क्या होता है मानसून, है नहीं। अब हमें देखना ये है कि इंडिया के अंदर मानसून कैसे प्रवेश करता है। इंडिया के अंदर मानसून जो है वो कैसे प्रवेश करता है, अब हमें ये देखना है कि इंडिया के अंदर मानसून कैसे प्रवेश करता है। देखो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे हमारा इंडियन मैप है, ये इस तरीके से ये हमारा इंडियन मैप है। तो अब इस इंडिया के अंदर मानसून कैसे प्रवेश करेगा, तो आप ध्यान रखो। अगर सबसे पहले अगर हम देखें ग्रीष्म ऋतु की चीज़ें, अगर हम ग्रीष्म ऋतु में देखें तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो हमारा इस समय का जो है मौसम चल रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है, इस समय गर्मी है ना, इस समय गर्मी है। और गर्मी का रीज़न क्या है, गर्मी का रीज़न ये है कि इस समय जो सूर्य है ना, सूर्य की जो किरणें सीधी पड़ रही हैं वो कहाँ पे पड़ रही हैं, कर्क रेखा पे पड़ रही हैं। कहाँ पे पड़ रही हैं, कर्क रेखा में पड़ रही हैं। और आप जानते हो कि कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, भारत के मध्य से होकर जाती है। और इस समय ग्रीष्म ऋतु में आके, गर्मियों में आके ना, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे आके पड़ती हैं, कर्क रेखा पे आके पड़ती हैं। ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखो तो आपका कर्क रेखा से नीचे क्या होता है, विषुवत रेखा। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिसने इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रखी है, हाथ खड़ा करिए। अच्छा, क्योंकि जिसने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी ना और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रखी होगी उसको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा, है नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। जो फ्रेश है ना, बिल्कुल फ्रेशर भी है, उनकी समझ में भी आ जाए, कोई बात नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान, अभी मैं बना के दिखा दूंगा, आप चिंता ना करो। यहाँ देखो, जैसे यहाँ से आपका भारत के मध्य से कर्क रेखा जाती है ना, तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के मौसम में क्या होता है कि सूर्य की किरणें कहाँ पे सीधी पड़ेंगी, कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी। और जब कर्क रेखा पे सीधी पड़ेंगी तो कर्क रेखा के आसपास का जो एरिया होगा, कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा ना, वो थोड़ा गर्म होगा ना, वो थोड़ा क्या होगा, गर्म होगा। लेकिन अगर आप देखो नीचे कि कर्क रेखा से नीचे क्या आ जाएगा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से नीचे क्या आएगा, मकर रेखा। तो मकर रेखा से तो बहुत ज्यादा दूरी हो जाएगी ना सूर्य की। भाई आप यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपका ये ग्लोब है नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना। इसके मध्य से यहाँ से आपका ये जो है विषुवत रेखा गुजर के जा रही है, जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, है नहीं। और यहीं से आपका एक रेखा होकर के जा रही है जिसका नाम है कर्क रेखा। इसको कहते हैं 23.5 N। क्या बोला जाता है इसको, 23.5 N।
और एक रेखा यहाँ से गुजर के जाती है, इसको कहा जाता है 23.5 S, इसको कहा जाता है मकर रेखा। इसको कहा जाता है क्या? कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। और इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, इस समय की, ग्रीष्मकालीन की। तो इस समय सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही होंगी? तो इस समय सूर्य की किरणें सीधी आपका जो है वो यहाँ पे पड़ रही हैं, कर्क रेखा पे, यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। तो इस जब यहाँ पे सीधी पड़ रही है ना, तो कर्क रेखा के जो आसपास वाला जो क्षेत्र होगा यहाँ पे गर्मी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सूर्य नहीं है ना, मकर रेखा पे तो सूर्य नहीं है ना। जब यहाँ पे मकर रेखा पे सूर्य नहीं है ना, तो यहाँ का जो मकर रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होगा ये बिल्कुल ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। और एक आप चीजें जानते हो, देखो अगर मान लो किसी चीज को भी आप गर्म करो, जैसे मान लो चाय बना रहे हो आप, खोलती है, गर्म होती है, दूध आप गर्म करते खोलता है, तो आप देखो वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया ना। जब टेम्परेचर बढ़ रहा है जब तो जो है वो खोल रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ रहा है खोल रहा है, तो आप देखो ऊपर की ओर भाप बन के जो है, स्टीम बन के ऊपर की ओर जाती है ना, भाप जाती है ना ऊपर। तो ऐसे ही आपका यहाँ पे होगा। यहाँ क्या होगा कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी ना, तो इस कर्क रेखा के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा, यहाँ का जो वायुमंडल होगा, यहाँ की जो गैसें होंगी ना, वो गैसें कैसी होंगी? गैसें जो है ना वो हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? हल्की होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगी। और इसके विपरीत आप नीचे देख लो यहाँ पे कि ये मकर रेखा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा है, यहाँ पे बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। जब यहाँ पे ठंडी पड़ी हुई है तो आप देखोगे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो चीज़ें नीचे, मतलब वायुमंडल गैसें नीचे की ओर आके बैठ जाती हैं। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है ना, तो गैसें जो है वो नीचे की ओर आके बैठ जाएंगी, है नहीं। जब नीचे की ओर आके गैसें बैठेंगी तो मकर रेखा पे कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा? कैसा प्रेशर होगा बेटा बताओ? यहाँ पे क्या होगा? हाई प्रेशर, ठीक है। और जब यहाँ पे कर्क रेखा पे तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने की वजह से यहाँ की जो गैसें हैं वो ऊपर की ओर उड़ जाती हैं, तो नीचे गैसें कम हो जाएंगी, तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा? यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और जब भी पवनें चलती है ना, मानसून वाली जो पवनें चलती है ना, हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, ये जब भी पवनें चलती हैं ये आपका हाई प्रेशर से किधर की ओर चलती हैं? तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। नहीं तो जितनी चीज अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, उसको एक बार समझते हो चलो, और लास्ट में जाके बिल्कुल जब फाइनल हो जाएगी ना क्लास, जलवायु आपको अपने आप से क्लियर हो जाएगी, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि जलवायु क्या है, सबकी समझ में आ गया होगा कि 30 से 40 साल तक जब एक सा मौसम रहता है तो वो वहाँ की जलवायु कहलाती है। मानसून किसको कहते हैं? कि जब एक दिन के हिसाब से, 2 दिन के हिसाब से, या मैक्सिमम 6 महीने के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि गर्मियों में क्या होता है। हमारे यहाँ देखा जाए ग्रीष्मकालीन, अगर हम मानसून के बारे में देखें, गर्मियों के अगर मानसून के बारे में देखें, तो वहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पे पड़ती हैं? कर्क रेखा पे पड़ती हैं। जब कर्क रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो कर्क रेखा के आसपास जो भी हमारी गैसें होंगी वो हल्की होके कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। और इसके विपरीत में अगर आप नीचे देख लो मकर रेखा पर, तो यहाँ पे तो सूर्य है नहीं, यहाँ से सूर्य बहुत दूरी पर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई होगी। और ठंडी पड़ने की वजह से क्या होगा कि जो वायुमंडल की गैसें वो सारी नीचे आके बैठ जाएंगी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा। और पवनें जब भी चलती हैं तो वो कैसे चलती हैं? तो पवनें जब भी चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, ठीक है। एक फेरल नाम का एक फेरल नाम का जो था ना वो वैज्ञानिक था। क्या था? फेरल नाम का वैज्ञानिक था। उसने एक लोगो दिया था, उसने एक लोगो दिया था, और लोगो उसने भैया इस तरीके से दिया था, आपको ध्यान रखना, इस तरीके से लोगो दिया था उसने, ये इस तरह का लोगो दिया था। इस लोगो का मतलब समझ रहे हो आप क्या है? इस लोगो का मतलब ये है कि यहाँ से ये ऐसे आगे की, ये इस तरीके से जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, और आपका जो है यहाँ इस तरीके से नीचे दे रखा, तो ये इस तरीके से जाएगी। ये किस तरीके से जाएगी? ये इस तरीके से जाएगी। ये फेरल का नियम है। और यहीं से अगर मैं बीच में से यहाँ इस तरीके से रेखा खींच दूँ तो ये आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भैया? 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहा है वो कि अगर यहाँ पे ऊपर की ओर अगर लो प्रेशर है और यहाँ पे अगर नीचे की ओर हाई प्रेशर है, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो पवनें कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ से हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये है, यानी उत्तरी गोलार्ध में आपका लो प्रेशर है गर्मियों में, और आपका देखा जाए दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों में, हमारे यहाँ तो गर्मी हो रही है ना, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में तो जाड़े हो रहे होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो पवनें कैसे चलेंगी, इस तरीके से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये कौन सा हो जाएगा, ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये गर्मियों में। जस्ट इसका उल्टा कर दो, जाड़ों की अगर हम बात करें, जब हमारे यहाँ पे जाड़े होंगे, जब हमारे यहाँ पे जाड़े होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ जाड़े होंगे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पे जो गैसें हैं वायुमंडल में, वो बाहरी होके कहाँ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। और जस्ट इसके उल्टा दक्षिण में क्या होगा, दक्षिण में गर्मी होगी ना, जब दक्षिण में गर्मी होगी तो यहाँ की गैसें कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो उल्टा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, ऊपर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो पवनें कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इस तरीके से चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, इस तरीके से चलेंगी। ध्यान रखना, इसको इंडिया में कहा जाता है, ऊपर वाली डायरेक्शन से जब मानसून आ गया ना इंडिया के अंदर, तो उसको कहा जाता है आता हुआ मानसून, ग्रीष्मकालीन मानसून या वर्षा ऋतु का मानसून, जो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन जब जाड़े आएंगे ना हमारे यहाँ पे, तो जब हमारे यहाँ पे जाड़े आते हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो उसको कहा जाता है शीतकालीन मानसून। क्या कहा जाता है उसको, शीतकालीन मानसून या फिर लौटता हुआ मानसून। शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून। तो जब भारत से शीतकालीन मानसून या लौटता हुआ मानसून जाएगा, तो वो ऐसे इस डायरेक्शन से जाता है, आप देख लो, इस डायरेक्शन से जाता है नहीं जाता है, इसी डायरेक्शन से जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना कि पवनें हमेशा कैसे चलेंगी, फेरल ने कौन सा नियम दिया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका जो है गर्मियों में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ेंगी, तो यहाँ का तापमान कैसा होगा, जाड़ों में यहाँ पे जब किरणें नहीं रहेंगी, दूर रहेगा सूर्य, तो यहाँ का तापमान कैसा रहेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब आगे चलते हैं, आगे समझाते हैं थोड़ा सा आपको। देखो, अब भारत में आपको ध्यान रखना है ग्रीष्मकालीन मानसून, या इसको आप कह सकते हैं आता हुआ मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून, या इसको आप कह सकते हैं आता हुआ मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून या आता हुआ मानसून या गर्मियों का मानसून, है नहीं? अब गर्मियों का मानसून मुझे बताओ कैसे आएगा। इधर क्या है, इधर आपको ध्यान रखना है अरब सागर, अरब सागर, और इधर क्या है भैया, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और यूपी यहाँ होगा ना कहीं इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे यूपी होगा। तो यूपी का मानसून, अभी ये थोड़ी ना कि डायरेक्ट मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश का मानसून पढ़ा दूं और ये समझ में ना आए कि कहाँ से मानसून प्रवेश कर रहा है, कहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी वर्षा। जितने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन है ना जलवायु के, आप यहाँ 30 से 40 मिनट समझ लो, उसके बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन पूछूंगा जलवायु का, खुद बताओगे। मुझे जलवायु उत्तर प्रदेश की पढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ेगी, आप खुद बता दोगे कि हाँ जी यो है यो है यो, काम खत्म हो गया। तो इधर आपका बंगाल की खाड़ी हो गया ये वाला भैया, ये हो गया आपका अरब सागर, है नहीं? और ये जो बंगाल की खाड़ी है और ये जो आपका अरब सागर है, ये दोनों ये किसके अंदर है, यहाँ पे हिंद महासागर के अंदर। किसके अंदर है, हिंद महासागर के अंदर। और सबसे पहले हमें पढ़ना है आता हुआ मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून या गर्मियों का मानसून, जो अब स्थिति बनी हुई है, जो स्थिति अब बरकरार है नहीं? ध्यान रखना। अब एक बार बताओ, जलवायु डिपेंड किस पे होती है, मानसून किस पे डिपेंड होता है? एक तो तापमान पे होता है, बता चुका हूं। एक जल पे डिपेंड होता है, तो जल तो ये रहा इधर, यहां से चला जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि वर्षा कहाँ कहाँ ज्यादा होगी। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ध्यान ये रखना है कि भारत में पर्वतों की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पर्वत होगा ना, तो पर्वतों के जैसे पर्वत है, जैसे कोई भी पर्वत है, मानसून आएगा, पर्वत से टकराएगा और इधर सामने वाले एरिया में वर्षा करा देगा, है नहीं? लेकिन इसके जो अपोजिट वाला एरिया होगा, वहां पे तो वर्षा नहीं होगी ना, वहां पे वर्षा नहीं होगी। तो भारत में आप पहले पर्वतों की स्थिति समझ लो कि भारत में कहाँ कहाँ कौन सा पर्वत है नहीं? आवाज ना करो भाई। देखो यहाँ देखो, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पे ये है पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट पर्वत। उसके अलावा एक पर्वत इधर आपको ध्यान रखना है, ये तीनों थोड़ा बीच में गैपिंग रहती है,
इसको कहते हैं आप पूर्वी घाट पर्वत। लिखते रहना, लिखवाऊंगा मैं कुछ नहीं आज, सब कभी आज सूर्य में लिखवाऊंगा कुछ नहीं, जो भी पढ़ाऊंगा समझा के ऐसे ही समझाना ही है, मैप पे समझाना। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आप खुद से आप नोट डाउन कर लेना, है नहीं। तो इधर एक पर्वत हो गया, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, और इधर एक पर्वत हो गया, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। ये पूर्वी घाट वाला पर्वत जो है वो अलग अलग 3-3 टुकड़ों में बटा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना, एक पर्वत यहाँ पे आपका नीलगिरी है, एक पर्वत यहाँ पे आपका अन्नामलाई है, और एक का पर्वत यहाँ पे आपका क्या है, ये कार्डमम है। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ये पूर्वी घाट पर्वत है, ये नीलगिरी है, ये अन्नामलाई है, और ये कार्डमम है। उसके अलावा एक पर्वत आपका यहाँ पे है, ये इस तरीके से एक पर्वत आपका ये है, इसको कहते हैं गिर पहाड़ी। गुजरात के अंदर ये क्या है जी, गिर पहाड़ी। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, एक पर्वत आपका यहाँ है, और इस पर्वत को क्या कहते हैं, इस पर्वत को कहते हैं अरावली पर्वत। क्या कहा जाता है जी इसको, अरावली पर्वत। उसके अलावा एक पर्वत आपका यहाँ है, इस पर्वत को क्या कहा जाता है, तो इस पर्वत को कहा जाता है विंध्याचल पर्वत। उसके अलावा एक पर्वत आपका यहाँ है, इस पर्वत को क्या कहा जाता है, तो इस पर्वत को कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत। उसके अलावा एक पर्वत जस्ट इसके सामने यहाँ पर इस तरीके से है, इस पर्वत का नाम है मेकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है ये, मेकाल पर्वत। उसके अलावा एक पर्वत आपका यहाँ पे है, इसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है जी, राजमहल की पहाड़ी। उसके अलावा 3 पर्वत आपका यहाँ पे है मेघालय में, गारो, खासी, जयंती। क्या है, गारो, खासी, जयंती। और उसके अलावा आपका जो है वो एक पर्वत यहाँ पे फैला हुआ है इस तरीके से, जिससे आप सब लोग परिचित होंगे। और इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला। अच्छा, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की, यानी ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, है नहीं। तो यही आपका जो है ये चारों श्रेणियां यहीं पे, जैसे एक आपका ये हो गई, इसके अलावा इससे ऊपर आपका लघु हो जाएगा, उससे ऊपर आपका महान हो जाएगा, उससे ऊपर आपका ट्रांस हो जाएगा। तो फिलहाल तो यही आपको ध्यान रखना, पूरा क्या है ये हिमालय है। एक बार फिर से देख लो, नाम भी नहीं लिखवा रहा क्योंकि नाम लिखवा दूंगा ना यहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, कि छोटे छोटे नाम लिखवा दूंगा तो फिर यहाँ बड़ा घना सा हो जाएगा। तो आप ऐसे ही देख लो, ये वाला क्या है, तो ये वाला तो पश्चिमी घाट पर्वत है नहीं। चाहे आप अपने खुद के मैप में बना के अगर लिख रहे हो तो वहां लिख लेना, कोई बात नहीं है। ये वाला पश्चिमी घाट पर्वत है, ये वाला आपका पूर्वी घाट पर्वत है, ध्यान रखना। ये आपका नीलगिरी है, ये आपका अन्नामलाई है, ये आपका कार्डमम है। तो ये नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। इस पूर्वी घाट को उत्कल तट भी कहा जाता है, इसको उत्कल तट भी कहा जाता है। और उत्कल तट के अलावा जो है वो इसको कलिंग तट भी कहा जाता है। तो उत्कल तट कह लो, कलिंग तट कह लो, या आप पूर्वी घाट पर्वत कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पश्चिमी वाले को आप क्या कह दो, इस पश्चिमी वाले को आप या तो पश्चिमी घाट कह दो, या चाहे आप इसको सह्याद्री कह लो। क्या कह लो आप इसको, सह्याद्री कह लो। तो ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये आपका नीलगिरी, ये आपका अन्नामलाई, ये आपका कार्डमम। इसको देख लो, ये गुजरात के अंदर क्या है, गिर पहाड़ी। ये क्या है आपका अरावली। ये क्या है आपका विंध्याचल। ये क्या है आपका सतपुड़ा। ये क्या है आपका मेकाल। ये क्या है आपका राजमहल। ये क्या है आपका गारो, खासी, जयंती। और ये क्या है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब तुम्हें पर्वतों का अगर पता चल गया ना कि कहाँ कहाँ भारत में कौन कौन सा पर्वत है, तो अब यहाँ से आप मानसून प्रवेश करा दो। इंडिया के अंदर आप मानसून प्रवेश करा दो, और इंडिया के अंदर मानसून देखना कि कैसे जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये अरब सागर की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ से मानसून कैसे चलेगा, सबसे पहले अभी आपको ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गर्मियों वाला, है नहीं, ग्रीष्मकालीन मानसून। जो स्थिति अब शुरू हो रही है, चल रही है, या आगे आने वाली है 1-2 महीने में। तो उस समय एक बताओ कि यहाँ से इंडिया से बीच में से कौन सी रेखा जा रही है, यहां से इंडिया से कर्क रेखा जा रही है, नहीं जा रही है। जब कर्क रेखा जा रही है तो सूर्य इस समय कर्क रेखा के नजदीक आ रहा होगा, कर्क रेखा के नजदीक आ रहा है ना सूरज। अब जब कर्क रेखा के नजदीक आ रहा है सूरज, तो आपको ध्यान रखना, इंडिया के जो आसपास का जो क्षेत्र होगा, ये इंडिया के आसपास का, कर्क रेखा के ऊपर वाला, कर्क रेखा के नीचे वाला, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा नहीं होगा। तो यहाँ जब तापमान ज्यादा होगा तो यहाँ की जो गैसें हैं वो हल्की होके कहाँ जाएंगी, ऊपर जाएंगी। यहाँ पे लो प्रेशर या हाई प्रेशर, लो प्रेशर या हाई प्रेशर,
लो प्रेशर। लेकिन इसके जस्ट नीचे देख लो आप दक्षिण में, तो वहां पे ठंडी होगी ना, तो वहां की जो वायुमंडल की जो अंदर गैसें वो नीचे आ रही होंगी, तो वहां क्या हो रहा होगा, हाई प्रेशर। तो नीचे क्या है, हाई प्रेशर, ऊपर क्या है, लो प्रेशर। अब पपने कैसे जाएंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस तरीके से ले जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। कोई दिक्कत, आता हुआ मानसून, ये गर्मियों का मानसून या फिर अबजा आपका जो ये वर्षा ऋतु का मानसून है, इसको हम पढ़ा रहे हैं, है नहीं। अब कर गया ये प्रवेश इंडिया में, यहाँ से ये प्रवेश करेगा, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ये प्रवेश करेगा इस तरीके से, कर गया प्रवेश। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना 1 जून को, 1 जून को जो है वो भारत में मानसून प्रवेश करता है। 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है, और 1 जून को भारत में मानसून जो प्रवेश करता है वो सबसे पहले कहाँ करेगा, तो वो सबसे पहले करेगा आपका यहाँ पे करेगा, ये सबसे पहले यहाँ करेगा। और यहाँ पे कौन सा स्टेट है ये, तो यहाँ पे जो स्टेट है, इस स्टेट का नाम है केरल। क्या नाम है इस स्टेट का भैया, इस स्टेट का नाम है केरल। कौन सा स्टेट है ये, केरल है। और केरल में ये कौन सा जो है वो तट है, तो केरल में अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा तट है, तो बेटा ये कौन सा तट है, ये मालाबार तट है। कौन सा तट है, ये मालाबार तट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब 1 जून को भारत में आपका केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करेगा ना, तो जब यहाँ पे मानसून प्रवेश करेगा तो देखना, यहाँ जैसे ही केरल में अंदर मानसून जाएगा तो सामने पहाड़ी खड़ी हुई है, और पहाड़ी कौन सी है, तो पहाड़ी आपको देखना है नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। तो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम पहाड़ी से मानसून टकराएगा, और टकराने के बाद में क्या कर देगा, तो टकराने के बाद में केरल में क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा वर्षा कर देगा, केरल में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। तो भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करेगा, केरला में प्रवेश करेगा। किस तट पर प्रवेश करेगा, मालाबार तट पर प्रवेश करेगा, है नहीं, ध्यान रखना। और क्यों करेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि केरल के और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, और वो पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो नीलगिरी है, अन्नामलाई है और कार्डमम है। इनसे मानसून टकराया, और टकराने के बाद में केरल में क्या कर दी, वर्षा। केरल के मालाबार तट में क्या कर दी, वर्षा। 1 जून को या जून के पहले सप्ताह में भारत में केरल में मालाबार तट में मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। डायरेक्शन देख लो इसकी, अब जब डायरेक्शन देख लो, यहाँ तो मैं नहीं खींच रहा इसको, इस तरीके से अगर मैं यहाँ ऐसे खींच दूँ, इस तरीके से आप यहाँ देख लो, ये ऐसे करके, और यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से इंडिया का मैप बना दे, तो कहाँ से जा रहा है मानसून, यहाँ से जा रहा है ना, रीजनिंग तो पढ़ते होंगे। अब यहाँ देख लो, ये क्या है, पूरब, ये क्या है, पश्चिम, ये क्या है, उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। बेटा ये बीच की जो डायरेक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, ये बीच की जो डायरेक्शन होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये वाला जो मानसून होगा, यहाँ से जो ये जाएगा, ये कौन सा मानसून होगा, तो ये होगा आपका दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा मानसून होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है जो हमारे इंडिया में जो है पहले जून या जून के पहले सप्ताह में केरल में मालाबार तट में क्या करता है, वर्षा करता है। अब एक बात बताओ, ये यहाँ पे मानसून आया है, आप मुझे बताओ ये कौन सी खाड़ी का है, बंगाल की खाड़ी का या अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी का। मैंने लिखवाया कहीं, नहीं लिखवाया ना, खास कोई ऐसा बताया भी नहीं है, नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। क्यों दे दिया क्वेश्चन का आंसर, मैप से। क्यों दे दिया क्वेश्चन का आंसर, मैप से, मैपिंग से दे दिया ना। लेकिन अगर मैं इसको 1 लाइनर अगर आपको पढ़ाने बैठ जाता या ऐसी नॉर्मली लिखवाना शुरू कर देता तो आपको दिक्कत हो जाती। मैप से सिर्फ यही फायदा है कि मैप से आप एक चीज को पढ़ो और 4 के आंसर दो, और कुछ नहीं है, यही है। तो यहाँ से क्या, अगर आपसे कहे कि केरल में मालाबार तट पे जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, लेकिन किस खाड़ी से होती है, क्योंकि 2 खाड़ियों से बढ़ता है मानसून, एक अरब सागर की खाड़ी और एक बंगाल की खाड़ी, ध्यान रखना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बना दें हम कि जब केरल में जो है सबसे पहले मानसून प्रवेश करेगा, मालाबार तट में सबसे पहले मानसून करेगा, तो मुझे एक बात बताओ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ की सॉइल, मृदा कैसी हो जाती है, सॉइल मतलब मृदा कैसी हो जाती है, बताओ कैसी हो जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, आपके एरिया में देख लो कि कहीं पे अगर 3-4 दिन बरसात में ज़्यादा बारिश होने लगती है तो आप देखते होंगे यार नीचे मतलब ऐसे हो जाती है मिट्टी कंकड़ वाली, ऊपर से बारीक बारीक कंकड़ आ जाते हैं ना, ऊपर बारीक बारीक कंकड़ आ जाते हैं, तो ऊपर बारीक बारीक कंकड़ आ जाते हैं और जो आपका उपजाऊ भूमि होती है ना वो नीचे की ओर धंस जाती है।
नीचे की ओर धस जाती है ना। यही कंडीशन केरल में देखने के लिए मिलती है। जब केरल में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से जो है ना, उसमें क्या है कि जो मृदा होती है, मृदा में जो कंकरीली पथरीली जो मृदा होती है, हल्की हल्की महीन मृदा होती है कंकरीली, वो ऊपर आ जाती है, और जो उपजाऊ वाली मृदा हो जाती है वो जमीन में नीचे की ओर धस जाती है। इस प्रकार के प्रोसेस को कहा जाता है निस्चालन। क्या कहा जाता है जी? निस्चालन। इसको कहा जाता है निस्चालन का प्रोसेस। इंग्लिश में कहते हैं इसको लीचिंग। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लीचिंग। तो इंग्लिश में आप इसको कह लो लीचिंग, चाहे आप इसको जो है हिंदी में कह लो निष्शासन। कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो वर्षा होती है, और बहुत ज़्यादा वर्षा होने की वजह से जो है मृदा के ऊपरी भाग पर आ जाती है कंकरीली पथरीली मृदा, और नीचे चली जाती है उपजाऊ मृदा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को निष्चालन या लीचिंग का प्रोसेस कहा जाता है। और जहाँ पे इस प्रकार के प्रोसेस होता है, लीचिंग का या निष्कासन की प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पे लैटेराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण। क्या होता है? लैटेराइट मृदा का क्या होता है? निर्माण। तो केरल में कौन सी मृदा पाई जाएगी? कौन सी? लैटेराइट मृदा। तो केरल में आपको ध्यान रखना है लैटेराइट मृदा पाई जाएगी। और केरल में लैटेराइट मृदा पाई जाएगी तो आपको ध्यान रखना है कि लैटेराइट मृदा में कौन सी खेती की जा सकती है। तो लैटेराइट मृदा में वो वाली खेती की जा सकती है जो ऊपर कंकरीली पथरीली वाली मृदा में काम कर ले और नीचे उपजाऊ वाली में काम कर ले। जैसे आपसे कहेगा जैसे मसालों की खेती। क्या है भैया? मसाले। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है काजू। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है आपको चाय पत्ती, वही है चाय, कोई बात नहीं है। नहीं तो मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी मृदा में, काजू बहुत ज़्यादा होता है ऐसी मृदा में, और चाय बहुत ज़्यादा होती है ऐसी मृदा में। इसलिए आप जानते हो कि केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। केरल में मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा केरल में काजू की पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा केरल में जो है ना आपका चाय पत्ती जो होती है, चाय का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। समझ में आया होगा? अब एक बात बताओ, यहाँ से केरल के जस्ट अपोजिट सामने कौन सा प्रांत है? केरल के जस्ट अपोजिट में आपका कौन सा प्रांत है? बताओ। यहाँ पे इधर ये कौन सा बेटा? इधर ये तमिलनाडु। ये क्या है? तमिलनाडु। समझ में आ गया? ये तमिलनाडु है। अब यहाँ से 1 जून को तो मानसून आया, दक्षिण पश्चिम मानसून आया, सामने नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी से टकराने के बाद में वर्षा यहीं कर दी इसने। अब उसके बाद में जब वर्षा इसने यहाँ पे कर दी ना, तो आर्द्रता जो थी मानसून में वो तो सारी की सारी केरल में गिर गई। अब थोड़ा आर्द्रता कम हो गई, हल्का हो गया, हल्का होकर ऊपर उठा, और जब हल्का हुआ हल्का होकर ऊपर की ओर उठा ना, तो नीलगिरी अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी को क्रॉस करके ऊपर आगे की ओर चला गया। और चूंकि सामने कोई आगे कोई पर्वत ही नहीं है, सामने आगे कोई पर्वत ही नहीं है, जब सामने आगे कोई पर्वत ही नहीं है तो क्या तमिलनाडु में वर्षा होगी आते हुए मानसून से, या दक्षिण पश्चिम मानसून से, या ग्रीष्मकालीन मानसून से आपका तमिलनाडु में वर्षा होगी? नहीं होगी। और जब यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी ना, तो ऐसे प्रदेश को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो ऐसे प्रदेश को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। कि जहाँ पर जो है वो आते हुए मानसून से या फिर ग्रीष्मकालीन मानसून से या वर्षा ऋतु के मौसम में वर्षा ना हो, उसको क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। तो ध्यान रखना है आते हुए मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी, और तमिलनाडु का क्षेत्र कैसा रह जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में रेड शैडो, वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आ गए? यहाँ तक ध्यान रखना। अब यहाँ से आगे मानसून जा रहा है, इस वाली पहाड़ी से टकराया, वर्षा कर दी। यहाँ से मानसून टकराया, आपका जो है वो वर्षा कर दी। यहाँ मानसून टकराया, वर्षा कर दी। यहाँ मानसून टकराया, वर्षा कर दी। यहाँ मानसून टकराया, वर्षा कर दी। तो ये जो पश्चिमी घाट वाला मानसून, ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है ना, इस पश्चिमी घाट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। क्या होगी? सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो पूरे के पूरे पश्चिमी घाट वाले एरिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। और यहीं पे आपको ध्यान रखना, यहीं पे आप देख लो, देखो आपका ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से नीचे आप गोवा देख लो, कर्नाटक देख लो, केरला देख लो। तो गोवा देख लो, कर्नाटक देख लो, केरला देख लो, ये सारे जो आपके स्टेट है ना, ये काजू के लिए बड़े फेमस है। काजू बहुत ज़्यादा होता है इनमें, काजू होता है इनमें, मसाले भी हो जाते हैं इनमें, उसके साथ साथ यहाँ पे चाय की आपकी पैदावार भी ज़्यादा की जाती है। आपने सुना होगा कभी कि जैसे पुडुचेरी था, पुडुचेरी, यहाँ पे देखो एक स्टेट आपको देखा होगा गोवा है, यहाँ पे गोवा है,
तो जब आप जानते हो कि गोवा पे किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। हमारे इंडिया में सबसे पहले आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। कब आए थे, 1498 में। और हमारे यहाँ से सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे, तो हमारे यहाँ से सबसे बाद में जाने वाले भी 1961 में ही पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली नॉर्मल नहीं गया था, यहाँ पे गोवा में इन्होंने अपना जो है ना वो रहने का सिस्टम बना रखा था। तो आपको ध्यान रखना है कि 1961 में क्या हुआ, तो 1961 में इस गोवा को घेरा गया। तो इधर से तो घेर लिया था थल सेना ने, इधर से घेर लिया था जल सेना ने, ऊपर से घेर लिया था आपका वायु सेना ने कि जा किधर को जाएगा। तो अगर स्थल को भागे तो स्थल घेर लेगा, और अगर मान लो जल में को जाएगा तो जल सेना घेर लेगी, और ऊपर को उड़ के जाएगा तो वायु सेना घेर लेगी। अब कहेगा, अब वो ये कह रहा है इंडिया गोवा वालों से 1961 में कि अब क्या करना है। तो उन्होंने कह दिया कि अब हम पुर्तगाल तो नहीं जा सकते, अब पुर्तगाल जाने की हमारी सिचुएशन नहीं है, हम यहीं रह लेंगे। ठीक है, आप रह लो यही, कोई बात नहीं, अधीनता स्वीकार कर लो। तो इसके लिए 1961 में एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के तहत 1961 में न है भारत वालों ने आपका गोवा पे अधिकार कर लिया था। और गोवा वालों से कहा गया कि आप ये बताओ, आप नॉर्मल स्टेट बनना चाह रहे हो या केंद्र शासित बनना चाह रहे हो। ठीक है, तो गोवा वालों ने कहा, गोवा वालों से क्यों पूछा गया ऐसा, गोवा वालों से इसलिए ऐसा पूछा गया कि गोवा ज़्यादा बड़ा स्टेट तो है नहीं, आप अपने यहाँ अगर नॉर्मल स्टेट बना लोगे तो क्या आप अपने यहाँ की इकोनॉमी अच्छे से चला लोगे, अपने यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छे से चला लोगे। और नहीं चला पाओगे तो हम उसको यूटी बनाएंगे। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो गोवा बोला कि कोई बात नहीं, हमें यूटी नहीं बनना है, हम नॉर्मल ही रहेंगे, हमें यूटी नहीं बनना, हम नॉर्मल रहेंगे। अगर हमें अपने यहाँ का अगर प्रशासन चलाना है, फाइनेंशियल कंडीशन अगर हमें चलानी है तो कोई बात नहीं है, हम चला लेंगे। हमारे यहाँ पे काजू बहुत होता है, हम काजू की पैदावार करेंगे, काजू को बेचेंगे और उससे इकोनॉमी अपनी यहाँ की बढ़िया चला लेंगे। दूसरा, पर्यटक शहर इतना अच्छा बना हुआ, आप जाओगे वहाँ कभी घूमने जाओगे तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनकम होती है रहने वहने की। तो इस सारे वाले पश्चिमी एरिया वाले में सब में वर्षा हुई है, सह्याद्री और पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा के यहाँ पे सब में वर्षा हुई। वर्षा होने के बाद में वही आपका लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ और वही खेती आपका काजू की, मसाले की और चाय की, यही हुआ ना। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से जैसे मानसून देखो, यहाँ से चलेगा ना मानसून ऐसे, तो यहाँ से आपका 3 खाड़ियों में मानसून चला जाएगा। यहाँ से 3 सिस्टम चला जाएगा, एक तो आपका यहाँ चला जाएगा, ये आपका गिर पहाड़ी से टकरा जाएगा। उसके अलावा एक यहाँ से चला जाएगा आगे आपका ये जो, इसको थोड़ा सा मैं साइड से करूँ, एक मिनट यहाँ बना दूँ, ये अरावली है ना, ऐसे ये अरावली होगी, इसको यहाँ बना दे। तो एक आपका ये यहाँ से चला, एक तो इधर से चला गया गुजरात में, गुजरात में किससे टकरा गया, गिर पहाड़ी से। उसके बाद में एक आगे चला गया, सामने किससे टकरा गया, अरावली से टकरा गया। और एक यहाँ से इधर चला गया, एक आपका ये यहाँ चला गया, एक विंध्याचल के और सतपुड़ा के बीच में, विंध्याचल के और सतपुड़ा के बीच में। तो अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आपका ये मानसून यहाँ से इधर को बटाना, 3 भागों में बट गया यहाँ से मानसून, ये ध्यान रखना है आपको। तो गुजरात में जब गिर पहाड़ी से टकराएगा ना, तो गुजरात में गिर पहाड़ी से जैसे ही मानसून टकराएगा या दक्षिण पश्चिम मानसून टकराएगा, तो गिर पहाड़ी के सामने वाला जो क्षेत्र है जिसको कहा जाता है सौराष्ट्र, क्या कहा जाता है जी, गिर पहाड़ी के सामने वाला जो क्षेत्र है जिसको कहा जाता है, ये वाला सामने वाला जो एरिया है ये वाला, इसको कहा जाता है क्या, सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र में तो बहुत वर्षा होगी, सौराष्ट्र में क्या होगी बेटा, सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा वर्षा होगी। लेकिन सौराष्ट्र से जस्ट ऊपर जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको कहते हैं कच्छ। ये क्या है, कच्छ। कच्छ में वर्षा नहीं होगी और कच्छ कैसा बन जाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से गुजरात में वर्षा हो जाती है गिर पहाड़ी से टकरा के, लेकिन सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में होती है। लेकिन अगर आपसे कि कच्छ के रण वाले क्षेत्र में होती है वर्षा, तो कच्छ के रण वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, है ध्यान रखना। उसके बाद में ये मानसून यहाँ से एक बटा, ये यहाँ से गया। जब ये यहाँ से गया ना, तो एक चीज मैं आपसे बताऊं, यहाँ से गया, ऊपर है आपका विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, ऊपर विंध्याचल नीचे सतपुड़ा, ऊपर विंध्याचल नीचे सतपुड़ा, सामने आ गया क्या, सामने आ गया मैकाल, सामने क्या हो गया, मैकाल हो गया। तो जब ऊपर आपका विंध्याचल हो गया, नीचे आपका सतपुड़ा हो गया और सामने क्या है, सामने है मैकाल, तो मानसून फंस गया है, मानसून फंस गया ना। तो ऊपर वाली पहाड़ी से टकराएगा, नीचे वाली पहाड़ी से टकराएगा, फिर ऊपर वाली से टकराएगा, फिर नीचे वाली से टकराएगा, फिर ऊपर वाली से, फिर नीचे वाली, सामने मैकाल से टकरा जाएगा। तो सारी की सारी वर्षा कहाँ हो जाएगी, यहीं हो जाएगी। सारी की सारी वर्षा जो है वो यहीं पे हो जाएगी, नर्मदा घाटी में। तो यहाँ से एक नदी भी बहती है, नर्मदा नदी।
तो ये घाटी क्या बन जाती है? नर्मदा घाटी। तो इस नर्मदा घाटी में भयंकर वर्षा होती है, और भयंकर वर्षा हो जाने से क्या होता है कि सारा का सारा जल कहाँ आ जाता है? नर्मदा नदी में। इसलिए नर्मदा नदी को कहा जाता है दबंग नदी। इसलिए नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? इसलिए नर्मदा नदी को कहा जाता है दबंग। दबंग जानते हो? दबंग तो जानते ही होंगे। दबंग का मतलब ये हो गया कि यहाँ से सीधा अगर कोई चला जाए तो सामने से हटते चले जाओ सब, कि भैया दबंग आदमी आ गया, यही तो है। तो ऐसी इस नदी का हिसाब है नहीं, कि जब यहाँ पे सारा का सारा मानसून यहाँ के फंस गया, यहाँ वर्षा होगी, तो यहाँ जब जल जाएगा नर्मदा नदी का तो बहुत स्पीड से जाएगा ना। अब उसके सामने अगर कोई आ रहा है तो रुक रहा है क्या? सबको ले जाएगी कहाँ पे? अरब की सागर में ले जाएगी। तो इसको दबंग कहा जाता है। समझ में आ गया? ये यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ से आगे गया है मानसून, सामने क्या है बेटा? सामने है अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। अब एक बार बताओ, सामने से 10 लोग आ रहे हों और हमें रोकना हो, हम 1 या 2 जने हों, तो हमें अगर रोकना है सामने से 10 लोगों वालों को, तो एक जना मेरे पीछे आके रोक लेगा? पीछे आके रोक लेगा क्या? नहीं रोकेगा। या मुझे एक लठिया दे दो, चलो मान लिया मैंने, तो उस लठिया को मैं सीधी करके सामने से ऐसे रोक लूंगा 10 आदमियों को? ऐसे थोड़ी रोक लूंगा, उसको लंबी करके रोक लूंगा ना। जैसे 2 जने एक इधर पकड़ ले, इधर पकड़ ले, और लठिया पूरी है, रोक लेंगे हम 10-20 जनों को तो रोक ही लेंगे ना। तो ये यहाँ पे यही देखने के लिए मिल रहा है कि अगर ये अरावली पर्वत ऐसे ना होके अगर ऐसे होता तो इससे मानसून टकरा जाता। लेकिन इससे मानसून जब टकरा जाता ना, तो टकराने के बाद में क्या होता? टकराने के बाद में जो आपका ऊपर वाला गुजरात का क्षेत्र बच रहा है वो, और एक आपका जो यहाँ पे जो राजस्थान वाला क्षेत्र बच रहा है वो दबा के बारिश होती, बढ़िया करके बारिश हो जाती। लेकिन यहीं पे ऊपर है दिल्ली। दिल्ली देखता है यार कि बड़ा अन्याय हो गया मेरे साथ, दिल्ली में बारिश नहीं होती फिर इतनी, दिल्ली में ना के बराबर बारिश होती। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे ये अरावली पर्वत की स्थिति ये नहीं होने की वजह से ये वाली है, तो एक तो इधर को चला गया ऐसे, हो कुछ इधर को चला गया ऐसे, कुछ ऐसे चला गया इधर को, कुछ ऐसे चला गया इधर को, और यहीं पे सामने क्या है? तो यहीं पे आपको सामने ध्यान रखना, यहीं पे सामने क्या है? दिल्ली। सामने क्या है? यहीं पे दिल्ली है आपका, यूपी से सटा हुआ है नहीं, दिल्ली है। और दिल्ली में एक पहाड़ी है, इस अरावली का ही एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कहा जाता है रायसीना की पहाड़ी। तो रायसीना की पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। कभी आप सोचो कि बहुत ज़्यादा है, रायसीना की पहाड़ी की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। तो रायसीना की पहाड़ी से टकरागा, हल्का फुल्का टकरागा, और रायसीना की पहाड़ी से टकरा के थोड़ी बहुत वर्षा कहाँ हो जाती है? दिल्ली में भी वर्षा हो जाएगी। अब दिल्ली के लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, लो भैया तुम्हारे यहाँ भी हो गई वर्षा, ठीक है। अब इस पहाड़ी से आगे की ओर चला जाएगा मानसून, और इस पहाड़ी से जब आगे की ओर मानसून जाएगा, इस तरीके से आपका मानसून जाएगा, यहाँ से आगे की ओर मानसून जाएगा, तो बेटा सामने क्या है? हिमालय। सामने क्या है? हिमालय। और सामने जैसे हिमालय है ना, हिमालय से टकराएगा, और यहीं पे आपका उत्तराखंड भी है, यूके, यहीं पे आपका उत्तराखंड भी है। तो जैसे यहाँ से मानसून जाएगा आपका हिमालय से टकराएगा, हिमालय में आपका जो है शिवालिक से टकराएगा, आपका लघु से टकराएगा। जैसे ही टकराएगा ना, तो टकराने से क्या होगा? उत्तराखंड में वर्षा होगी, दिल्ली में भी वर्षा चली जाएगी, उसके अलावा यूपी में भी वर्षा हो जाएगी, इस वाले एरिया में यूपी के भी वर्षा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि सामने जब मानसून टकराएगा तो कुछ इधर को भागेगा, टकरा के कुछ इधर को भागेगा, है नहीं? तो यहाँ पे भी उत्तराखंड में भी बारिश हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो जाएगी, और इसके अलावा ये आगे की ओर इस तरीके से चला जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर वाली जो शाखा है, उससे वर्षा कहाँ कहाँ होती है? उससे वर्षा कहाँ कहाँ होती है? तो बताओ, केरल में होगी, कर्नाटक में होगी, गोवा में होगी, महाराष्ट्र में होगी या नहीं होगी? महाराष्ट्र में भी होगी। उसके अलावा गुजरात में भी होगी। उसके अलावा दिल्ली में होगी। क्या राजस्थान में होगी? नहीं होगी। राजस्थान में होगी? नहीं हो। हरियाणा में होगी? हरियाणा में नहीं होगी। उसके अलावा पंजाब में होगी? पंजाब में भी नहीं होगी। अभी बताऊँ कैसे होगी। अब यहाँ से ध्यान दो, जैसे आप यहाँ से चले हो, इस तरीके से आप यहाँ से मानसून से चले हो, तो यहीं पे ये आपका पूरा ये महाराष्ट्र है ना बेटा, ये महाराष्ट्र अभी तो है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये मानसून टकराएगा ना, तो महाराष्ट्र में यहीं पे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से ये लगी हुई 4 पहाड़ियाँ और है। महाराष्ट्र के अंदर 4 पहाड़ियाँ और है, और 4 पहाड़ियों का नाम तुमने सुना होगा, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र। अजंता, सतमाला, बालाघाट, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। बालाघाट और
हरिश्चंद्र। ये 4 पहाड़ियाँ हैं महाराष्ट्र के अंदर, अजंता, सतमाला, बालाघाट और हरिश्चंद्र। इनसे मानसून टकराएगा सामने, इनसे मानसून टकरा जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे मानसून टकराएगा ना, तो महाराष्ट्र के सामने वाले क्षेत्र में तो वर्षा होगी, बढ़िया करके दबा के वर्षा होगी। और यहीं पे आपका सामने एक आपका आता है क्या, यहीं पे आपका सामने एक आता है शहर जिसका नाम है बम्बई। शहर कौन सा है? बम्बई। तो बम्बई में बहुत बाढ़ आती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की, बंगाल की खाड़ी के आते हुए मानसून से बम्बई में बहुत ज़्यादा भयंकर बाढ़ आवेगी, बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन इस बम्बई का जो अगला वाला क्षेत्र है, अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी से जो अगला वाला क्षेत्र है बेटा, ये वाला जो क्षेत्र है, क्या यहाँ वर्षा होगी? क्या वर्षा यहाँ होगी? नहीं होगी ना, वर्षा यहाँ नहीं होगी ना, क्योंकि अजंता, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र पहाड़ी से सामने टकरा लिया मानसून। और जब मानसून टकरा गया तो इससे आगे वाले क्षेत्र में तो वर्षा हो गई, लेकिन इससे पीछे वाले क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई ना, तो ये कैसा प्रदेश बन जाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश। लेकिन महाराष्ट्र के इस पूर्वी वाले क्षेत्र को स्पेशल वृष्टि छाया प्रदेश ना कह के इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम है विदर्भ। क्या है जी? विदर्भ। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जहाँ पे वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती है, सूखा रह जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहा जाता है जी? वृष्टि छाया प्रदेश। अब इधर का मानसून तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया ना, आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ वर्षा कर रहा है ये मानसून, कहाँ कहाँ वर्षा नहीं कर रहा है ये मानसून, है नहीं। उसके अलावा जो है कहाँ पे सूखा रह गया, कहाँ पे भयंकर वर्षा होगी, समझ में आ गया। अब उसके अलावा क्या होता है कि जब यहाँ से मानसून टकराए ना नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम की पहाड़ी से, तो यहाँ से टकराने के बाद में पता क्या होगा? यहाँ से टकराने के बाद में ये मानसून यहाँ टकराएगा, तो एक तो ऐसे चलता रहे आगे ऊपर की ओर ऐसे आ गया, और जब यहाँ टकराएगा ना तो यहाँ से टकराने के बाद में ऐसे घूम जाएगा और ऐसे चला जाएगा, ये इस तरीके से चला। कैसे हो जाएगा? ये इस तरीके चला जाएगा, यहाँ इस तरीके से घूम के ये इस तरीके से चला गया। और जब इस तरीके से ये गया तो आप जानते हो कि सामने मैंने आपको ये पहाड़ी बताई है, और ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों को कहा जाता है गारो खासी जयंती। तो इन गारो खासी जयंतियों से मानसून टकराएगा। लेकिन ये है तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सी खाड़ी का मानसून है, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है या अरब सागर की खाड़ी का मानसून है? बताओ जल्दी से। ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है। और बंगाल की खाड़ी का मानसून आप देख लो कि यहाँ से लगा के, और यहाँ तक तो पानी है ना, यहाँ तक तो बंगाल की खाड़ी है ना, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक जब ये मानसून जाएगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्द्रता लेके जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आर्द्रता लेके जाएगा। आप जैसे कहते हैं ना, गांव की भाषा में बोल दिया जाता है कि बहुत सारा पानी लेके जाएगा, यहाँ से पानी उठा के लेके चला जाएगा, है नहीं। तो उसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आर्द्रता, है नहीं, ध्यान रखना। तो जब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक आएगा ना, तो इसको कितना लंबा टाइम मिल रहा है, इसको कितना बड़ा एरिया मिल रहा है। और इतनी बड़ी एरिया की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो, जब यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा पानी लेके जाएगा, ठीक है। और जब वो बहुत ज़्यादा पानी लेके जाएगा तो बेटा सामने क्या आ रहा है? गारो खासी जयंती। ये गारो खासी जयंती कौन से राज्य में? मेघालय में। इन मेघालय की इन पहाड़ियों को जो नाम रखा गया गारो खासी जयंती, क्यों रखा गया? क्यों रखा गया? जनजाति के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? जनजाति पाई जाती है। क्लास है क्या नेक्स्ट? अब क्लास है, चलेगा, कोई बात नहीं।